बेड वेटिंग, रात के वक्त बच्चे का बिस्तर गीला करना, जिसको नॉकटर्नल एन्यूरेसिस भी कहते हैं, ये क्यों होता है? कौन से घरेलू टोटके और तदाबीर हैं, तरकीब हैं जिन पर अमल करके हम इसको कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं? कौन कौन सी वो अद्वियात हैं जो इस्तेमाल करके इस बीमारी से निजात हासिल की जा सकती है? उसके अलावा कौन कौन से ऐसे डेंजर साइंस या अलार्मिंग साइंस हैं कि जिन पर नज़र रखना ज़रूरी है? अगर वो हमें अपने बच्चे में नज़र आते हैं बच्चे के रात को बिस्तर गीला करते वक्त, तो फ़ौरन हमें डॉक्टर को रुजू करना है। आज हमारा टॉपिक यही है। मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर, फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नॉर्मली 4 से 5 साल तक का बच्चा ब्लडर का कंट्रोल सीख रहा होता है, लेकिन अगर 5 से 7 साल के बाद भी बच्चा जो है बेड वेट कर रहा है, पेशाब कर रहा है, तो हम इसको नॉकटर्नल एन्यूरेसिस के ज़िम्मे में लेंगे। तो इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ तदाबीर आपको बताएंगे, होम रेमेडीज़ आपको बताएंगे, जिन पर अमल करके हम अपने बच्चे को इस बीमारी से निजात दिला सकते हैं। बेड वेटिंग की एक काज ये भी है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जा रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोते वक्त दूध पिलाया जा रहा होता है, तो इस सूरत में भी बच्चे को जो है यूरिन ज़्यादा बन रहा होता है और वो बेड वेट कर रहा होता है। दूसरा, कुछ बच्चों में ये भी देखा गया है कि जो जहनी तनाव का शिकार होते हैं, जो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, किसी स्ट्रेस का शिकार होते हैं, तो उन बच्चों में भी यही होता है। ऐसे बच्चे जिनका स्कूल शुरू हुआ होता है उनमें ये बीमारी देखने में आई होती है। समटाइम्स वो स्कूल खुशी से नहीं जा रहे होते, या उसके अलावा उन पे कोई टॉन्टिंग हो रही होती है, टीचर्स या बच्चे फिक्रे कस रहे होते हैं, उससे बच्चा स्ट्रेस का शिकार हो रहा होता है। उसके अलावा घर का माहौल ऐसा होता है जिसमें बच्चा तनाव का शिकार होता है, तो ऐसे बच्चों में भी ज़्यादा देखने में आया है। अगर बच्चे की डाइट में कैफीन का इस्तेमाल ज़्यादा है, अगर उसको चाय दी जा रही है, उसको कॉफ़ी दी जा रही है, उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये जो कोलाज होते हैं, ये दिए जा रहे हैं, या बच्चे को चॉकलेट ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा रहा है, तो ऐसी सूरतों में भी जो है बच्चे का पेशाब ज़्यादा आ रहा होता है और ज़्यादा बन रहा होता है। ये कैफीन जो है एक डायूरेटिक का काम करती है और उसका पेशाब ज़्यादा जैसे जब बनता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा बेड वेट कर रहा होता है। उसके अलावा ओबेसिटी जो है, मोटापा, एक खुद भी एक काज है बेड वेटिंग का। ऐसे बच्चों में जिनमें ओबेसिटी होती है उनमें भी ये देखा गया है कि वो बेड वेट ज़्यादा कर रहे होते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली हिस्ट्री बेड वेटिंग की होती है, मदर या फादर दोनों, या उनमें से किसी एक इंडिविजुअल की ये फैमिली हिस्ट्री होती है कि उनका बेड वेट होता था, तो बच्चे में भी ये टेंडेंसी पाई जाती है कि उसमें भी ये बेड वेटिंग हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ बच्चों को ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे छोटे पेशाब का इन्फेक्शन होता है जिसको यूटीआई बोलते हैं, या जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, तो उसमें भी पेशाब ज़्यादा बन रहा होता है और उस सूरत में भी बच्चा जो है बेड वेट कर रहा होता है। अगर बच्चा कब्ज़ का शिकार है, कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, तो इन बच्चों में भी ज़्यादा बेड वेटिंग की शिकायत देखने में मिल रही होती हैं। कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिसमें हार्मोन के मसाइल होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर एक एडीएच हार्मोन होता है, वो सही मिकदार में नहीं बन रहा होता, कम बन रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो जो है पेशाब का कंट्रोल सही नहीं रहता और बच्चा यूरिन कर रहा होता है। उसके अलावा कुछ बच्चे सेरेब्रल पाल्सी जिनको हो, या उनका ऑपरेट हुआ हो माइलोमेनिंजोसील के लिए, तो इन बच्चों को भी देखा गया है कि बेड वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है। जब भी हम किसी भी ऐसे बच्चे का इलाज करेंगे तो सबसे पहले हमें डिटेल उसकी हिस्ट्री चाहिए होती है, उसको प्रॉपरली एग्जामिन करना होता है। उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, और अगर जो हमने अभी पहले वजूहात मेंशन किए उनमें से कोई एक वजह है तो उसको अकॉर्डिंगली करेक्ट किया जा सकता है, उससे बेहतरी देखने में आ सकती है। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताता चलूं कि जैसे ही बच्चा बेड वेट कर रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा मारना पीटना नहीं चाहिए, उसको डांटना नहीं चाहिए, और ज़्यादा वो स्ट्रेस का शिकार होगा, और जब वो स्ट्रेस का शिकार होगा तो वो और ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेट करेगा और उसको नफ्सियाती मसाइल भी जन्म ले रहे होंगे। वो खुद भी बच्चा जो है इसी डिप्रेशन में जा रहा होता है, वो इसको फील कर रहा होता है, उसको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा होता, तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको हेल्प करने की ज़रूरत होती है, उसको इनकरेज करने की ज़रूरत होती है, इसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। अब हम बेड वेटिंग के इलाज की तरफ आते हैं। इलाज में सबसे पहले हमने जनरल कुछ मेजर्स करने होते हैं, जिसमें हमने बच्चे की रूटीन ऐसी सेट करनी होती है कि जिससे जो है बच्चा बेड वेटिंग से बच सकता है। हमने कोशिश यही करनी है सबसे पहले तो कि बच्चे को अगर हमने दूध देना है, जूस देना है या पानी देना है, तो ज़्यादा मिकदार उसकी मॉर्निंग में, इवनिंग, दोपहर के वक्त दी जाए, और कोशिश की जाए कि शाम को 5 बजे के बाद जो हम लिक्विड्स दे रहे होते हैं, जो हम पानी दे रहे होते हैं, जूसेस दे रहे होते हैं, दूध दे रहे होते हैं, वो ना दिया जाए या बहुत कम मिकदार में दिया जाए। सोने से 2 घंटा पहले बच्चा खाना खा ले और सोते वक्त बच्चे को पेशाब एक दफ़ा करा दिया जाए।
اور اس کے علاوہ بچے کو وہ چیزیں نہیں دینی جن سے پیشاب زیادہ بن رہا ہوتا ہے. کیفین کا استعمال نہیں کرانا, چائے بوتل نہیں دینی, کافی نہیں دینی, اس کو چاکلیٹس نہیں دینے. اگر دینا بھی ہے تو مارننگ کے ٹائم میں دیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بچے میں موٹیویشنل تھیراپی بھی کرنی ہوتی ہے. موٹیویشنل تھیراپی کا مطلب ہے کہ ہم نے ریوارڈ سسٹم دینا ہے, ہم نے بچے کو انکریج کرنا ہے, اس کو ہم نے اس کے لیے کلیپنگ بھی کرنی ہے, اس کو سٹارز بھی دینے ہیں, اس کو ہم نے انکریج کرنا ہے کہ ہاں بیٹا آج آپ نے بہت اچھا کیا. تو بچہ کوشش کرے گا کہ اس کا بستر گیلا نہ ہو. اب ہم ایکٹیو تھیراپی ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح سے بیڈ ویٹنگ کو بچا سکتے ہیں. اس میں الارمز مختلف قسم کے ملتے ہیں, وہ بچے کے ساتھ اٹیچ کر دیے جاتے ہیں. جیسے ہی بچے کے پیشاب کا پہلا قطرہ اس پہ گرتا ہے تو الارم بج جاتا ہے اور بچہ کانشیس ہو کے جاگ جاتا ہے اور وہ پیشاب کرنے اٹھ جاتا ہے. جیسے جیسے یہ روٹین میں یہ الارم بجتا رہتا ہے تو بچہ جو ہے خود اس کو اس کی عادت بن جاتی ہے اس ٹائم اٹھنے کی اور وہ پیشاب کرتا رہتا ہے. تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ بینیفیشیل ثابت ہوا ہے الارم سسٹم. اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشنز ہیں وہ دی جاتی ہیں, جس میں ڈیسموپریسن ہے دی جاتی ہے. یہ بہت افیکٹو ہے لیکن اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہی استعمال کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ٹرائی سائیکلک اینٹی ڈپریسنٹس یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی دیے جا سکتے ہیں. ان کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اینٹی کولینرجک ڈرگس دی جاتی ہیں, ان کے بھی کچھ ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں. خود سے یہ میڈیکیشن نہیں سٹارٹ کرنی ہوتی کیونکہ آپ کا معالج آپ کے بچے کے وزن, عمر اور اس کے حساب سے اس کی ڈوزیج بناتا ہے اور ہر بچے کی ڈوز ڈفرینٹ ہو سکتی ہے ایک بچے کے ساتھ. سیلف میڈیکیشن اس میں بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اب ہم وہ ڈینجر سائنس ڈسکس کریں گے. اگر بچہ بیڈ ویٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علامات ان میں پائی جا رہی ہے تو ہم نے فوراً اپنے ڈاکٹر کو رجوع کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بچے کو بخار ہو رہا ہے, بچے کا وزن کم ہو رہا ہے, یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے, یا بچہ بہت زیادہ روتا ہے, یا بچے کی بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے, یا بچے کو جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پیشاب کی ڈربلنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کا کنٹرول نہیں رہ رہا ہوتا اور وہ ہر وقت پیشاب کرتا رہتا ہے. تو ایسی صورتوں میں ہم نے اپنے ڈاکٹر کو رجوع کرنا ہے اور اس سے اوپینین لینی ہے, بچے کی تشخیص کرانی ہے تاکہ بچہ بیڈ ویٹنگ سے بھی بچ سکے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی سیریس النس چل رہی ہے تو اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے. ہمارا آج کا ٹاپک یہیں تک تھا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر ہمارا یہ میسج اچھا لگا ہے تو دوسرے دوستوں تک شیئر کریں, اپنے ریلیٹیوز تک شیئر کریں, یا ان پیرنٹس تک شیئر کریں جن کے بچوں اس مسائل کا شکار ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں سبسکرائب کیا. بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں. پھر ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ.